हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोशन कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक न्यूमेरिकल चैप्टर अमलगामेशन। अमलगामेशन काफ़ी लेंथी चैप्टर में से एक है, लेकिन अगर मैं आपको जैसे जैसे स्टेप बताता जाऊं और वैसे वैसे आप इसको ध्यान से सुनते जाएं तो आपको ये ज़रा भी हार्ड नहीं लगेगा। कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर अमलगामेशन के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो मैं कुछ वीडियो आपसे शेयर करना चाहूँगा। और अमलगामेशन एक काफ़ी अच्छा और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं अमलगामेशन। अमलगामेशन जो अकाउंटिंग होती है इसकी एज पर AS 14 होती है। अगर हम ये कहें कि व्हाट इज अमलगामेशन, अमलगामेशन क्या है? व्हेन टू और मोर कंपनीज मर्ज्ड इनटू वन कंपनी और न्यू कंपनी इज कॉल्ड अमलगामेशन। अगर सिंपल वे में कहें, जब दो या दो से अधिक कंपनी या दो या दो से ज़्यादा कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बनाती हैं तो ये एक अमलगामेशन कहलाता है। वैसे तो ये एक न्यूमेरिकल चैप्टर है, लेकिन मैं आपको एक इसकी टर्म जो थ्योरेटिकल हैं वो मैं मेन समझाना चाहूँगा, जिसके बेस पे आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसानी से समझ सकें। जब इसका बेस बन जाएगा आपका थ्योरी का, कुछ जो मेन पॉइंट हैं, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल कराना स्टार्ट करा दूंगा। पहले आप इसका एक ओवरव्यू, इसका बेस जो है वो समझ लें, ठीक है? तो व्हाट इज अमलगामेशन? अमलगामेशन आपको समझ में आ गया होगा, जब दो या दो से ज्यादा कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी बनाती हैं तो वो अमलगामेशन कहलाता है, ठीक। दूसरा है टाइप्स ऑफ अमलगामेशन। अमलगामेशन कितने प्रकार का होता है, इसके क्या टाइप्स हैं? तो इसके दो ही टाइप्स होते हैं, नेचर ऑफ मर्जर एंड नेचर ऑफ परचेज। इसके दो ही टाइप्स हैं। अगर मैं डिस्कस करना चाहूं नेचर ऑफ मर्जर, ये नेचर ऑफ मर्जर क्या है? एन अमलगामेशन शैल बी कंसीडर्ड नेचर ऑफ मर्जर व्हेन ऑल फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। यानी कि नेचर ऑफ मर्जर जब कहलाया जाएगा जब ये पांचों कंडीशंस, यानी कि जो 5 कंडीशंस नेचर ऑफ मर्जर की सभी अगर फॉलो होती हैं तो ये नेचर ऑफ मर्जर कहलाएगा। यानी कि मैं यूं कहूं, अगर इन 5 कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो ये नेचर ऑफ मर्जर नहीं कहलाएगा। यानी कि नेचर ऑफ मर्जर कहलाने के लिए इसे सारी की सारी पांचों की पांचों कंडीशन फुलफिल करनी होंगी। ये पांचों की पांचों ये जो कंडीशन हैं वो क्या क्या हैं देखते हैं। नंबर 1, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरर कंपनी बिकम्स द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। ऑल एसेट्स, अच्छा एक वर्ड आया ट्रांसफरर कंपनी। ये ट्रांसफरर कंपनी क्या है और दूसरा वर्ड है ट्रांसफरी कंपनी। ये ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी क्या होता है? जहां जहां मेन टर्म आती रहेगी, जो मेन वर्ड आते रहेंगे, मैं वहीं के वहीं आपको समझाता चलूंगा। हाँ, ट्रांसफरर कंपनी क्या होती है? ट्रांसफरर कंपनी वो कंपनी होती है जो अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करती है ट्रांसफरी कंपनी को। यानी कि एक एग्जिस्टिंग कंपनी जब कोई न्यू कंपनी बनाती है तो न्यू कंपनी तो कहलाएगी ट्रांसफरी, और जो ट्रांसफर कर रही है अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज वो कहलाएगी ट्रांसफरर कंपनी। यानी कि जो अपना एसेट्स और लायबिलिटीज क्या कर रही है? ट्रांसफर कर रही है किसी नई कंपनी को, ठीक है ना। जब मर्ज हो रही है जो मर्ज हो रही है कंपनी, यानी एक न्यू कंपनी बन रही है और एग्जिस्टिंग से बन रही है, ठीक है ना। तो ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरर कंपनी बिकम्स द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। पहली कंडीशन ये है कि सारी एसेट्स और लायबिलिटीज जो ट्रांसफरर कंपनी की हैं वो हो जाती हैं किसकी? नई कंपनी, यानी ट्रांसफरी कंपनी की, आफ्टर द अमलगामेशन। यानी अमलगामेशन जब होता है और वो नेचर ऑफ मर्जर जब कहलाएगा जब सारी की सारी एसेट्स और सारी की सारी लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरर कंपनी बिकम्स द ट्रांसफरी कंपनी, यानी ट्रांसफरर कंपनी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज किसकी हो जाएंगी? ट्रांसफरी कंपनी की हो जाएंगी। अगर ट्रांसफरर एसेट की कोई लायबिलिटी ट्रांसफर ना हो या कोई एसेट ट्रांसफर ना हो तो ये नेचर ऑफ मर्जर नहीं कहलाएगा। यानी कि कंडीशन यही है कि सारी की सारी एसेट्स और सारी की सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जाना चाहिए ट्रांसफरी कंपनी को, यानी न्यू कंपनी को, अदरवाइज ये नेचर ऑफ मर्जर नहीं कहलाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? ध्यान से सुनिए। शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी holding not less than 90% of the face value of equity shares become equity shareholders of the transferee company after amalgamation.
शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, जो ट्रांसफरर कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं जिनकी होल्डिंग उस कंपनी में कम से कम 90% की होती है, यानी कि जो ट्रांसफरर कंपनी है जो ट्रांसफर कर रही है अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज, उनके शेयर होल्डर्स की, उसमें जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी होल्डिंग कम से कम 90% की है, वो शेयर होल्डर बन जाते हैं किसके, आफ्टर द अमलगामेशन, किसके, ट्रांसफरी कंपनी के, यानी न्यू कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएं तो वो नेचर ऑफ मर्जर है। अगर 90% से कम के शेयर होल्डर उस नई कंपनी को अपनाते हैं, इससे कम के शेयर होल्डर, तो वो नेचर ऑफ मर्जर नहीं कहलाएगा। यानी कंडीशन ये है कि एग्जिस्टिंग यानी कि ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर जिनकी होल्डिंग कम से कम 90% है, वो शेयर होल्डर बन जाते हैं न्यू कंपनी के। नंबर 3, इसकी तीसरी कंडीशन है कंसिडरेशन इन अमलगमेशन शैल बी पेड to equity shareholders of transferor company will be wholly in equity shares in transferee company except that cash may be paid to the fractional shares। भाई कहने का मकसद ये है कि तीसरी कंडीशन ये कहती है कि अमलगामेशन नेचर ऑफ मर्जर जब कहलाएगा जब ट्रांसफरर जो एग्जिस्ट यानी जो ट्रांसफर कर रही है अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज नई कंपनी के लिए, तो जो सारे के सारे शेयर होल्डर हैं ट्रांसफरर कंपनी के, वो जो है उनका पेमेंट सारा का सारा जो नई कंपनी पेमेंट करेगी उन शेयर होल्डर्स को, वो अपनी इक्विटी शेयर्स में करेगी। अगर इक्विटी शेयर्स के अलावा वो कैश में करती है तो वो नेचर ऑफ मर्जर नहीं कहलाएगा। यानी कंडीशन ये है कि ट्रांसफरर कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर हैं उनका पेमेंट जो नई कंपनी करेगी यानी ट्रांसफरी कंपनी करेगी, वो अपने इक्विटी शेयर्स में करेगी। बस कंडीशन किसके लिए है, एक्सेप्ट दैट कैश में बी पेड टू द फ्रैक्शनल शेयर्स। अगर कोई फ्रैक्शनल शेयर्स हैं तो उनका पेमेंट कैश में किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। फ्रैक्शनल शेयर्स क्या है मैं आगे समझाऊंगा, फिलहाल अभी आप समझ लीजिए यही कि ट्रांसफरर कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनका पेमेंट जो होता है वो इक्विटी शेयर्स में होता है, नई यानी ट्रांसफरी कंपनी के, जो नई कंपनी बन रही है। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये हो गई। अब हम पढ़ते हैं चौथी कंडीशन को। चौथी कंडीशन कहती है बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरीड ऑन बाय द ट्रांसफरी कंपनी आफ्टर अमलगमेशन। भाई चौथी कंडीशन ये कहती है जब अमलगमेशन हो जाए तो जो ट्रांसफरी कंपनी है उसकी इंटेंशन ये होना चाहिए कि वो जो जिस एग्जिस्टिंग कंपनी यानी जिस ट्रांसफरर कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज ले रही है, वो इस इच्छा से ले रही है कि वो आगे भी उसी बिजनेस को कैरी ऑन रखेगी। अगर वो इस बिजनेस को इस इंटेंशन के साथ नहीं कैरी ऑन रखती है कि वो इसको चालू रखेगी बल्कि बंद कर देगी, तो वो नेचर ऑफ मर्जर नहीं कहलाएगा। मीन टू से अमलगमेशन के लिए ये कंडीशन है, जो ट्रांसफरी कंपनी है और जो ट्रांसफरर कंपनी का बिजनेस टेक ओवर कर रही है यानी कि सारी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज ले रही है, तो उसकी ये इंटेंशन होना चाहिए कि वो कि वो सेम बिजनेस जो है कैरी ऑन रखेगी, यानी उस बिजनेस को बंद नहीं करने वाली। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन 5 कंडीशन है ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरर कंपनी शैल बी टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी एट बुक वैल्यू। यानी कि ऑल एसेट्स और लायबिलिटीज जो ट्रांसफरर कंपनी है उसकी सारी की सारी एसेट्स और सारी की सारी लायबिलिटीज जो टेकन ओवर की जाएंगी बाय द ट्रांसफरी कंपनी एट बुक वैल्यू। यानी कि अगर मान लो कि बिल्डिंग 1 लाख रुपए की है तो जो ट्रांसफरी कंपनी है वो उसको 1 ही लाख रुपए में टेक ओवर करेगी यानी कि लेगी। यानी अगर 1 लाख रुपए से कम में या ज्यादा में लेती है तो वो नेचर ऑफ मर्जर नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये 5 कंडीशन जो है फुलफिल होना चाहिए, अदरवाइज ये नेचर ऑफ मर्जर नहीं कहलाएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा क्या, नेचर ऑफ परचेज। ये नेचर ऑफ परचेज क्या है, एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन इफ एनी वन कंडीशन इज नॉट फॉलोड फ्रॉम एबव कंडीशन देन सच टाइप ऑफ अमलगमेशन इज कॉल्ड नेचर ऑफ परचेज। भाई कहने का मकसद क्या है, अगर ऊपर जो कंडीशन हमने 5 पढ़ी थी नेचर ऑफ मर्जर की, अगर उनमें से कोई एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो वो नेचर ऑफ परचेज कहलाएगा। In this type of amalgamation, one company purchase another company business and consideration will be paid in equity shares या debentures या in cash या in all way as above said 1, 2 and 3। यानी नेचर ऑफ परचेज में जो पेमेंट किया जाता है वो परचेजिंग कंपनी यानी कि जो परचेजिंग कंपनी है जो एग्जिस्टिंग कंपनी को एब्जॉर्ब या टेक ओवर कर रही है या किसी का बिजनेस परचेज कर रही है, तो वो उसका पेमेंट इक्विटी शेयर्स में कर सकती है या डिबेंचर्स में कर सकती है या कैश में भी कर सकती है या तीनों में कर सकती है, कुछ पार्टली करके तीनों में भी पेमेंट कर सकती है। तो नेचर ऑफ परचेज यही कहता है कि जब कोई
एग्जिस्टिंग कंपनी किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को परचेज कर लेती है, यानी उसको टेक ओवर कर लेती है उसका बिजनेस, तो वो नेचर ऑफ परचेज कहलाता है। और उसका पेमेंट कैश में, डिबेंचर्स में या इक्विटी शेयर किसी में भी कर सकती है, तीनों का पार्टली पेड कर सकती है। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो मिलेगा आपको वो है परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन एक मेन पॉइंट है अमलगामेशन का। अगर आप परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं तो आधा क्वेश्चन आपका वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। परचेज कंसिडरेशन इज कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस विच इज टू बी पेड बाय द परचेजिंग कंपनी टू वेंडर कंपनी। यानी परचेज कंसिडरेशन वो प्राइस है जो कि एक परचेजिंग कंपनी, जो कंपनी परचेज कर रही है बिजनेस, यानी कि ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी को जो पेमेंट करना होता है, यानी वेंडर कंपनी को जो पेमेंट करना होता है, वो परचेज कंसिडरेशन कहलाता है। तो ये हमारा परचेज कंसिडरेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, यानी परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। यूज ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स परचेज कंसिडरेशन में बी कैलकुलेटेड, यानी इसके 4 मेथड हैं जिससे कि परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किया जा सकता है। नंबर 1 लमसम पेमेंट मेथड, नंबर 2 नेट पेमेंट मेथड, नंबर 3 नेट एसेट्स मेथड, नंबर 4 इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। ये चारों ही मेथड हैं जिसके बेस पे किसी एक मेथड को फॉलो करके परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो समझाऊंगा। फिलहाल आपके आज के लिए इतना ही, और मैं आपको ये अमलगामेशन पूरा कंप्लीट करवाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप मेरी सारी वीडियोस ऐसे ही फॉलो करते जाइए। और मेरा अगर ये वीडियो सही लगे तो लाइक कीजिए और इस पर कमेंट भी कीजिए, जो भी इस वीडियो से रिलेटेड हो या कोई भी क्वेरी हो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम से मिल सके। ओके, थैंक यू।